तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर जांच भी तेज कर दी गई है। तमाम समिति का गठन किया गया, साथ ही साथ कई एजेंसियां इस पूरे मामले पर मिलकर एक साथ जांच शुरू कर चुकी हैं। मेरे साथ मिताली चंदोला, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर, मेरे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। मिताली जी, वहां पर अभी क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, अभी तो सारा का सारा ध्यान जो है वो ये है कि किसी भी तरह से डीएनए सैंपलिंग हो, डीएनए सैंपलिंग को मैच किया जाए और उसके बाद जो विक्टिम फैमिलीज हैं उन तक जो है बॉडीज पहुंचाई जाए। लेकिन राधा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए उस जनता को जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम कर रहे थे। इस वक्त मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उस विमान हादसे के होते ही तुरंत 5 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंच गए थे। क्या था वो मंजर खौफनाक, आइए जनता की ही जुबानी हम लोग जानते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जैसे ही आपने ये हादसे के बारे में सुना, शोर सुना, धमाका सुना, तो आपने क्या किया? मैंने ऐसा धमाका सुना जैसे कोई बिजली गिरी हुई, ऐसा धमाका सुना। ऐसा धमाका मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जैसे बारिश आई है, तो मैंने बाहर देखा तो पूरा धुआं निकल रहा था। तो पूरा धुआं निकल, तो तब हम जाके भागे। तो कैसे आपने मदद करी? आपने क्या देखा वहां पर? वहाँ पे पूरी आग ऐसी थी ना, तो पूरा जला हुआ था आग। ये सब लाशें निकल रहे थे, लाशें निकलते हम कोच से देख रहे थे सब मदद मांग। लोगों ने अपने कपड़े वगैरह भी? हाँ, कपड़े पूरी माँ वस्त्र वगन की, लेडीज की, जेंट्स की सब लाशें निकल रहे थे। मेरे पास साड़ी मांगी के बहन। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर मतलब बॉडीज बुरी तरीके से जल चुकी थी और उसके ऑर्गन्स बाहर आ चुके थे। आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, बड़ा खौफनाक मंजर था। लेकिन यहाँ की जो मौजूदा औरतें हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों ने तुरंत अपनी साड़ियां, दुपट्टे जो मिला वो लाशों के ऊपर डाले और मदद करने की भी कोशिश करी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके का वहां पर मंजर था? वहाँ पे जब ये हादसा हुआ तब मैं वहीं पे, चाय की टपरी थी वहीं पे बैठा हुआ था। तो उस साइड पे वहाँ से मैं थोड़ा सर्कल तक ही पहुँचा हूँ और पीछे मुड़ के देखा धमाका हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई थी, तो मेरे कान साइलेंट हो गए थे। मेरे कान में लीड थी, फिर भी मेरे कान साइलेंट हो गए थे। उसकी वजह से फिर मैंने गाड़ी यूटर्न मार के वापस वहीं पे गया जहाँ पे चाय की टपरी थी। तो वो औरत के ऊपर पेट्रोल बहुत सारा गिरा हुआ था, वो खड़े खड़े जल रही थी, उसका छोटा बच्चा भी था। तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे ही खड़े थे। फिर मैंने अपने दोस्त लोगों को कॉल किया जो हमारी समाज के हैं, पटनी देवी पूजा समाज के, वो सारे युवाओं को हमने बुलाया। उनको मैं कॉल करके यही बोल रहा था। तो आपने देखा कि सारे युवा एकत्रित हुए और उन्होंने मदद करी। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कई सारी बॉडीज निकाली थी वहां से और मदद की थी, तो आपने क्या क्या वहां पर देखा और किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया? मैंने वहाँ पर बॉडी सब बहुत सारी जलती हुई देखी थी, पर वो जलती हुई बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग भी खुद जल रहे थे। तो फायर ब्रिगेड आई, जैसे उनको ठंडी की बॉडी, फिर हमने निकलना चालू कर दिया। बॉडी निकाल के सीधा 108 में बैठा के 108 रवाना हो रही थी। तो आपसे ये जानना चाहूंगी, लगभग तकरीबन कितनी बॉडीज निकाली आपने? मैंने समथिंग 6 से 7 निकाली और 2 जिंदा बॉडी निकाली थी। और वहाँ पर लगभग कितनी लाशें आपने वहाँ पर देखी? लाशें तो पैर में आवे इतनी लाशें थी वहाँ पर, तो कि उसको पकड़ो कि उसको निकालो, ऐसा। तो आपने देखा राधा, जो लोग हैं अपने परिजनों को ढूंढने के लिए डीएनए दे रहे हैं ताकि बॉडीज मिल सके, लेकिन उससे पहले जो आम जनता ने मदद करी है, किस तरीके से उन्होंने बॉडीज को निकाला, वो अपने आप में बहुत हृदय विदारक था कि किस तरीके से आम जनता टूट पड़ी मदद के लिए, हर तरह से मदद करी कि किसी तरह से जाने बच जाए, किसी तरीके से जो है लाशों को भी निकाल लिया जाए। लेकिन कई जो है काल के ग्रास हो चुकी थी। जी बिल्कुल मिताली जी, आपके साथ जो है एक शख्स मौजूद है, उनसे समझना चाहेंगे। उनके हाथों में पट्टी बंधी हुई दिख रही है, ये पट्टी की वजह क्या है? क्या वहां पर लोगों की मदद के दौरान उनको चोटें आई? जी बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है राधा, आपने जो कही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इनके हाथ जो हैं, जिस टाइम ये लोगों की मदद कर रहे थे उस टाइम ये भी जो है उस भीषण आग की चपेट में आए हैं। इन्हीं से जानते हैं, आपको ये चोटें कैसे लगी हैं? ये जब ये हादसा हुआ तब थर्ड फ्लोर पे वो अपने वन बाउंस होके वहाँ पे सामने थर्ड फ्लोर पे बिल्डिंग पे चला गया था फ्लाइट। तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे बहुत आग लगी हुई थी। फिर उसके बाद में हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए तो एक छोटा बच्चा जल रहा था, सर से अपने बॉडी से ही जल रहा था। तो उसको बाहर निकलने का ट्राई किया हमने, तो उसकी मुंडी मेरे हाथ में आ गई। उसी टाइम मेरी उंगली जली हुई थी, उसमें लगा हुआ था, घाव हुआ था, वो खतरनाक। अभी ड्रेसिंग किया है, सब किया है, पट्टी वट्टी करवाई। उसके बाद हम लोग वापस गए। हम लोग वापस जाने के बाद सब दोस्त लोग इकट्ठे हुए, फिर वापस थर्ड फ्लोर पे गए। थर्ड फ्लोर पे ये ज़्यादा हादसा हुआ था क्योंकि वहाँ पे कुकिंग हो रहा था। 2 औरतें डॉक्टर थी जो उसके हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे।
तो वो लोग ये सबसे बड़ी बात वहां पर ये है कि वहां पे मेस भी था, सिलेंडर्स भी थे, सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए उसके लिए भी उपाय किए गए थे। आपने वहां पर सबसे पहले क्या किया जब जैसे ही आप मौके पर पहुंचे? हमें मौके पे पहुंचे मैडम, हमने सबने देखा कैसे लाशें जल रही थी, तो हमारी साड़ियाँ निकाल के दे दी और सबको उड़ाने लगे साड़ियाँ। मदद मांग रहे थे, सबको मदद दी हमने। देखिए आपने सुना कि किस तरीके से मदद करी। आपसे जानना चाहूंगी, आप जो है वहां पर मौके वारदात पर पहुंचे हैं, आपने वहां पे वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे ही आप एंटर करे तो वो इंसिडेंट एक्सीडेंट की जो साइट थी वो क्या थी? मैडम तकरीबन मेरा ख्याल विस्तार में रहता हूँ 7 से 8 मिनट के आसपास का डिस्टेंस में ये हादसा हुआ। तो मैं 7 से 8 मिनट में जैसे लोकेशन पे पहुँचा हूँ मैडम, धुआं इतना था, ब्लास्ट इतना काला काला मैडम, सांस लेते हुए नहीं पा रही थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मैंने जो मेरी आंखों से जो दृश्य देखा वही देखा कि जो मिलिट्री बर्थ थे, जो जवान थे हमारे देश के सैनिक, वो CISF, ये सब ऑन द स्पॉट मौके पे पहुंचकर वो लाशों को ढूंढना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर। एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी वो जो कुछ बच्चे हुए हो तो उनको निकाल के हॉस्पिटल तक। आपने देखा कि किस तरीके से आम जनता ने तो मदद करी ही है, लेकिन काबिले तारीफ काम जो है वो NDRF की तरफ से किया गया, CISF की तरफ से किया गया, गुजरात पुलिस की तरफ से किया गया और एक ही उद्देश्य था उस वक्त कि किसी भी तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन ये हादसा इतना भयंकर, इतना खौफनाक था कि कई लोग जो है इसमें मर गए। जी राधा। बिल्कुल मिताली जी, ये बात बिल्कुल सही है। लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही साथ जो टीम वहां पर पहुंची उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई और अभी भी देखिए वो टीमें लगातार मलबा हटाने का काम भी कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मिताली जी, एक चमत्कार की भी बात देखने को मिली है कि इस पूरे मलबे में जिस तरीके से प्लेन जला, इतने लोग मर गए, उसके बावजूद भगवत गीता नहीं जलती है। और जब रेस्क्यू किया जा रहा था, जब वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा था, तो भगवत गीता वहां से बरामद की जाती है। तो क्या ऐसी ही कोई और भी चीज है जिसको बरामद किया गया और जो कि एक चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है? देखिए सबसे पहले सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जिसकी नियति जैसी लिखी होती है वैसे ही उसका काल आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो ये करिश्मा है, ये एक ब्लैक डे था जिस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ है और भगवत गीता का भी जिक्र आया है जिसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, वंडर मैन उस इंसान को कहा जाएगा जो इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद जो है आज अपना उपचार करा रहे हैं और उनके जो हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहे हैं हॉस्पिटल के द्वारा, वो जो है उनकी रिकवरी को दिखा रहे हैं। पहले वो क्रिटिकल वार्ड में थे, उसके बाद अब उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगी, वो पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो ऊपर से ब्लैक और नीचे से केसरिया रंग का होता है, उसको जो है रिकवर कर लिया गया है और जो आपका DVR है उसको रिकवर कर लिया गया है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कॉकपिट में जो भी कन्वर्सेशन होती है या फिर इवन एक अगर आप जो पायलट्स हैं वो स्विच का भी अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, वो तमाम चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा विमान हादसा हुआ है उसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसका सबसे अहम जो चीज थी वो ये थी कि किसी तरह से ब्लैक बॉक्स की जो है बरामदगी हो जाए। उसके बाद अलावा आपको बताती हूँ इमीडिएटली डबस कलेक्शन किया जा चुका था। और अगर अभी आपको हॉस्टल की साइट का ताजा तरीन बताऊं तो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करा गया है। लेकिन तमाम जांच एजेंसीज, एयर इंडिया के कुछ एक ऑफिसर्स भी मौजूद है, तमाम जांच एजेंसीज, चाहे फॉरेंसिक टीम्स की बात कीजिए, NIA की बात कीजिए, इवन फॉरेन की जो जांच एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन, वो सब वहां पर मौजूद है और गहनता से इसकी जांच हो रही है। सबसे जो एक गुड चीज है कि गुजरात अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्षम फॉरेंसिक के लिए जाना जाता है और यहाँ पर वो फॉरेंसिक लैब मौजूद है। तो अमूमन देखा जाता है कि 3 से 4 महीने लगते हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स को आने में। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो है 3-4 महीने ना लग के जल्दी ये रिपोर्ट आ जाए। लेकिन अभी जो है वो पूरा एरिया है उसको जो है एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। जितने भी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे उनको वहां से इवैक्यूएट इमीडिएटली करा दिया गया था 12 तारीख को। नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो जो सामान है उसको वहां से हटा दिया गया था। तो अब वो पूरा का पूरा सेंसिटिव जोन बन चुका है और वो टोटल जो है अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अंडर में है। जी राधा। बिल्कुल मिताली जी, और देखिए सभी की नजरें भी उस रिपोर्ट पर ही अब टिकी हुई होंगी कि वो रिपोर्ट कब आती है और कब ये जांच पड़ताल खत्म होती है। अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन हादसा हुआ उसके बाद से पूरा भारत दहल उठा है।
सभी के मन में एक ही रोष है कि ये घटना कैसे घट गई और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच का खुलासा हो, जांच में पता चले कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। मेरे साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला जी लगातार बनी हुई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मिताली जी, लगातार घटना स्थल पर सीआईएसएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मलबे का काम हटाने का काम कर रही है और साथ ही साथ वहां पर जांच पड़ताल भी चल रही है। लेकिन मिताली जी, क्या अभी भी ऐसी आशंका बनी हुई है कि वहां पर और डेड बॉडीज टीम को मिल सकती हैं? देखिए, अभी जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ ही करा हुआ है, तो वहाँ पर अब जो है जर्नलिस्ट को भी जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो अब ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, ये इमरजेंसी जो यूनिट है 108 उसके थ्रू हमें पता चलेगी, क्योंकि जैसे ही कुछ भी सामने आ रहा है तो वहीं पर तुरंत फर्स्ट एड देके हॉस्पिटल्स में जो है, चाहे वो बॉडीज हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ और एक अहम जो चीजें हैं वो बताना चाहूंगी मैं। जहाँ पर ये हादसा हुआ वहां पर जस्ट कुछ चंद सेकंड पहले एक शख्स मौजूद था और जैसे ही वो हटे हैं और ये हादसा घटित हुआ है। आइए उनसे उनकी जुबानी हकीकत को जानते हैं। जी, मेरा नाम माली अभिषेक है। मैं 1:36 को मैं घोड़ा कैंप से निकला था। वहाँ सेड़ी का जूस वाला खड़ा रहता है, तो सेड़ी का जूस पीने के लिए निकला था। तो वो भाई आज थे नहीं, और वो नहीं थे तो समझो 15-20 लोगों की जान उनने बचाई है, और वो थे भी नहीं उस वक्त। और मैं वहाँ से निकला और वो थे नहीं, तो वहाँ से घूम के वापस मैं आया और मेरे को 1:38 हो गई। और जैसे ही मैं वो स्पॉट से होके वो सर्कल के वहाँ पहुँचा, ऐसे ही एक बड़ा धमाका की आवाज़ आई है। मुझे लगा कि कुछ गैस का बाटला फटा, पर फिर हमने लोगों को भगता हुआ देखा, वो बोल रहे कि कुछ एरोप्लेन गिर गया है, कुछ हो गया है। तो फिर मैं वो जगह पे वापस गया और हमने लोगों की जानें बचाई है, फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाया है और हम हॉस्पिटल के अंदर घुसे और 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया है। एक लड़की जो उधर हॉस्पिटल में रहती थी, उसकी डेथ हो गई थी, पूरी जल गई थी, और बहुत लोगों की जान हमने बचाई। अभी गाड़ी भी वहाँ बहुत सारी जल गई थी, वो गाड़ी अभी हमने फायर ब्रिगेड से उनसे हाथ से पाइप लेके हमने गाड़ियों को बुझाई है, क्योंकि वो लोग भी बेचारा कितना कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वो संभाले इस साइड का संभालेगा, इस साइड का संभाले, चारों साइड आग लग चुकी थी। तो हमने उनके हाथ से पाइप ले लेके हमने बहुत सारी जगहों को जो था वो पानी से बुझाया है। देखिए राधा, तो ये पूरी है शौर्य गाथा आम जनता की। जब आम जनता मदद पर आती है तो वो कुछ नहीं देखती, जलती आग में भी अपने हाथ झोंक लेती है, खुद को झोंकती है, सिर्फ इसीलिए कि किसी मासूम की जान ना जाए। अम्मा, आपसे जानना चाहूंगी, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन किस तरीके का माहौल था और आप कहाँ पर? वो भी बेटी का घर जाती थी, इधर अंदर थे, तो और कॉर्नर ऊपर चाय बनाता था। माँ थी खड़ी रहती, बेटा था चाय बनाता था, तो परखा पड़ा नहीं, मम्मी जल गया और बेटा पण बचा कि नहीं बचा नहीं, बस मैंने એવું દેખ્યું તો બેભાન થઈ ગઈ તરત જ, પછી કશું બોલી नहीं सकी। तो इतना खौफनाक हादसा आपने देखा है, रात को नींद आती है? तो डर तो लगती है, पर क्या करें। देखिए, यहाँ पर लोगों ने मदद भी करी, अपनों को खोया भी है और बता रहे हैं कि उस दिन का खौफनाक मंजर क्या था, लेकिन हादसा तो हो गया, छोड़ गया है पीछे से वो भयानक ख्याल, वो भयानक सपने, वो भयानक मंजर, जिससे आज भी जो है अहमदाबाद की जनता जो है खौफजदा है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात अपने कल्चर के बारे में जाना जाता है, यहाँ की जो है वाइब्रेंट चीज़ों के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जाना जाता है। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है, गुजरात के लिए ये एक ब्लैक डे के रूप में सामने आया है। जी बिल्कुल मिताली जी, और ये बातें देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ ये हादसे हुए, जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन तस्वीरों को देखा है, वो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। लेकिन साथ ही साथ मिताली जी, बात तो लोगों से हो गई, लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को देखा, लेकिन अब सवाल बोइंग के ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए बोइंग का ये विमान, इसके ऊपर पहले भी कई बार सवाल उठे हुए हैं, पहले भी कई बार उसको लेकर खबरें सामने आई थी, और अब इस घटना के बाद जिस तरीके से कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है, कुछ फ्लाइट्स को वापस बुलाया गया, इसके बाद तो और भी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर बोइंग को अगर ध्यान में रखा जाए, अब इसके लिए जांच के आदेश भी हालांकि दे दिए गए हैं, लेकिन क्या लगता है अगर जांच होगी तो क्या बोइंग सवालों के घेरे में आएगा?
देखिए राधा, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरीके की अटकेलियां लगाई जा रही हैं कि बर्ड बीच में आ गई है, ह्यूमन एरर है, टेक्निकल फॉल्ट है, तमाम चीज़ें हैं। अब बोइंग की अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे रोबोस्टिक प्लेन माना जाता था और ये कहा जाता था कि इसके में जो है सबसे सेफ लैंडिंग, इसका जो ऑटो मोड है वो ऐसा है कि अगर पायलट इसको ऑटो मोड में डाल दे तो उसके बाद ये जो है सेफ लैंडिंग जो है कर सकता है। लेकिन वही हमको इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। 2020 की अगर मैं बात करूं तो कि इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी, क्योंकि इसमें तकनीकी खामियों के बारे में कुछ एक चीजें सामने आई थी। और कंट्रीज की भी अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का भले ही ये पहला हादसा हो, लेकिन बोइंग के साथ कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अब जो सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता ने भी कई चीजें उठाई हैं। जब तक हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में था तब तक जो है चीजें ठीक थी। अब प्राइवेटाइजेशन पर भी लोगों ने उठाया सवाल, लेकिन अब यहाँ पर सिविल एविएशन की बात करूं या प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करूं, गुजरात गवर्नमेंट की बात करूं और इंटरनेशनल मानक जो होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के, उनकी बात करूं तो प्रॉपर डीप इन्वेस्टिगेशंस जो है वो होके रहेंगी। जांच एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जिस तरीके से डर्बिस कलेक्शन हुआ है, डीवीआर मिला है, आपका ब्लैक बॉक्स मिला है, तो वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मलबे में अभी और क्या क्या चीजें में हाथ लगती हैं वो सब भी चीजें अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल एविएशन की अभी 10:30 बजे जो है एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम पहलुओं को जो है डिस्कस किया जा रहा है। और अब जो है फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स है, जिनको जो चेक लिस्ट होती है, उन सब चीजों को जो है देखा जाएगा और प्रॉपर्ली जो है उन चीजों पर काम करा जाएगा। जब उनकी सबकी रिपोर्ट होके आएगी तभी अलाउ किया जाएगा टेक ऑफ के लिए। तो ये तमाम एहतियात जो है बढ़ते जा रहे हैं। एसओपीज जो है उसमें जो पुरानी एसओपीज हैं उनमें क्या खामियां थी उनको अब करेक्ट किया जाएगा। नई एसओपीज आएंगी तो कुल मिला के अब जो है बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, जिसके लिए हाई लेवल मीटिंग्स जो है अब कंडक्ट हो रही है। बिल्कुल, और लगातार ये मीटिंग्स चल रही है, एक के बाद एक। हमने देखा किस तरीके से कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं और अब देखना होगा कि जब जांच होती है तो क्या कुछ बातें इसमें सामने आएंगी। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए मिताली जी आपका शुक्रिया। तो देखिए, अहमदाबाद में जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद भयावह तस्वीर, आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग का गोला बन गया विमान और जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके बाद अचानक से वो अपनी हाइट, नीचे उसकी हाइट आने लगती है, हाइट खो देता है और उसके बाद आग के गोले में विमान तब्दील हो जाता है। और ये हादसा जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो जाते हैं।